महात्मा गांधी ने कहा है कि आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। विध्वंस की विभीषिका अब शायद ट्रंप और ईरान को समझ में आने लगी है, इसलिए दोनों तरफ से शांति समझौते के लिए सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। युद्ध भले ही अरब की जमीन पर ईरान और अमेरिकी इजराइल के बीच लड़ा जा रहा था, लेकिन इसकी लपटों ने पूरी दुनिया को झुलसाया है। इसलिए शांति समझौते के संकेत पूरी दुनिया के लिए राहत बनकर आए हैं। ये राहत हमारे और आपके जीवन में भी दिखाई देगी। अब हम आपको बताएंगे कि इस युद्ध के खत्म होने का आप और हम सभी पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए हमारा यह विश्लेषण आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस युद्ध का सबसे बड़ा असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ा। पूरी दुनिया ने इस युद्ध की कीमत महंगा तेल खरीद कर चुकाई है। सप्लाई चेन बाधित होने और ऑयल फील्ड्स पर बमबारी के कारण कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल की औसत कीमत $70 प्रति बैरल थी। युद्ध के दौरान कच्चा तेल $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया, यानी क्रूड ऑयल करीब 70% महंगा हो गया। 10 या 15% नहीं, बल्कि 70% तक कीमतें बढ़ी। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के संकेतों के बाद आज क्रूड ऑयल का दाम करीब $87 प्रति बैरल है। 2 महीने बाद कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल से नीचे आई है। मित्रों, आगे के विश्लेषण से पहले एक जरूरी तथ्य समझना चाहिए कि हमारा देश अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है, यानी तेल के मामले में हम काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर हैं। इसीलिए महंगा तेल हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट करता है। जानते हैं कैसे? कच्चे तेल का दाम प्रति बैरल $10 बढ़ने पर भारत का तेल आयात खर्च करीब 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाता है, यानी देश के खजाने से इतना अतिरिक्त पैसा निकल जाता है। अप्रैल 2026 में भारत का तेल आयात खर्च बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपए हो गया था, यानी 1.5 लाख करोड़ लगभग हो गया था, जबकि इस दौरान हमने करीब 5% कम तेल आयात किया था। जानते हैं, 1 साल पहले यानी अप्रैल 2025 में हमारा तेल आयात बिल करीब 1 लाख करोड़ रुपए था। सोचिए, सिर्फ अप्रैल महीने में ही हमें करीब 55,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़े। इसकी भार महंगाई के रूप में हमारी जेब पर पड़ी। हम इस युद्ध में शामिल नहीं थे, फिर भी हमने अपनी जेब से युद्ध की कीमत चुकाई है, और ऐसी ही दुनिया भर के तमाम देशों पर इसका असर पड़ा है। अब समझिए, अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की चर्चा से तेल की कीमत $90 प्रति बैरल से नीचे आ गई। अगर समझौता होता है, शांति स्थापित होती है और पहले की तरह निर्बाध आपूर्ति शुरू हो जाती है, तो इसका हमें क्या फायदा होगा? अगर कच्चे तेल का दाम फिर से $70 प्रति बैरल हो जाता है, तो भारत का तेल आयात बिल करीब 1 लाख करोड़ रुपए कम हो सकता है। जानते हैं, इतने पैसों से देश में 70 नए एम्स बनाए जा सकते हैं। अगर कच्चे तेल का दाम $70 प्रति बैरल हो जाता है, तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें ₹15 प्रति लीटर तक कम हो सकती हैं। यहां हम विशेष तौर पर आपको बताना चाहेंगे, यह फायदा तत्काल नहीं होगा, क्योंकि तेल कंपनियां पहले अपने नुकसान की भरपाई कर सकती हैं। एक्साइज ड्यूटी को भी एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन तेल के दाम कम होने पर अगले कुछ महीनों में हमें महंगाई से राहत मिलेगी, इतना तय है। और तेल सस्ता होने से ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा। इसका असर खाने पीने के सामान समेत दूसरी कई चीजों पर पड़ेगा। इस वॉर की वजह से जो पेट्रोल या ब्रेंट के जो प्राइजेस पे जो इम्पैक्ट आया था, उस इम्पैक्ट से हम निकल पाएंगे, क्योंकि जब पेट्रोल या ब्रेंट ऑयल के जो रेट हैं उसमें फ्लक्चुएशन आता है, तो सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं होता। पेट्रोल के साथ साथ रोज़मर्रा की चीज़ें, जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे होते हैं, उन पे फ़र्क पड़ता है। आपके फर्टिलाइज़र पे फ़र्क पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे पेट्रोल यूज़ होता है या ऑयल यूज़ होता है, उन पे भी फ़र्क पड़ता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा है कि मानव जाति को युद्ध का अंत करना होगा, अन्यथा युद्ध मानव जाति का अंत कर देगा। विध्वंसक बमबारी भले ही ईरान और अरब की जमीन पर हुई हो, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। युद्ध का बारूद भले ही एक सीमित आबादी को प्रभावित करता हो, लेकिन इसका आर्थिक असर पूरी मानव जाति को प्रभावित करता है। इस युद्ध से दुनिया को कितना आर्थिक नुकसान हुआ, इसे अब आंकड़ों के जरिए समझ लेते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के अनुसार ईरान युद्ध से दुनिया की जीडीपी को 124 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इतने पैसों से भारत के 12 करोड़ परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सीधी मदद दी जा सकती थी। यूएनडीपी के अनुसार युद्ध से अरब देशों को 185 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह राशि पाकिस्तान के 30 वर्षों के वार्षिक बजट के बराबर है।
दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट से निवेशकों को कुल 97 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह रकम श्रीलंका की 4 वर्षों की जीडीपी के बराबर है। भारतीय शेयर बाजार में भी करीब 31 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। समझ रहे हैं आप, युद्ध भले ही ईरान, अमेरिका और इजराइल ने लड़ा हो, लेकिन इसकी कीमत पूरी दुनिया ने चुकाई है। अब जब शांति की बात हो रही है तो इस नुकसान की भरपाई भी शुरू होती दिखाई दे रही है। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की चर्चा शुरू होते ही दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है, यानी निवेशकों के नुकसान की भरपाई होने लगी है। अमेरिका ईरान की डील की खबर से डॉ जोन्स में करीब 2% की तेजी देखी गई। S&P 500 में 2.25% से अधिक और नेस्डेक में 2.5% की तेजी रही। इस तेजी से अमेरिकी निवेशकों को करीब 30 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अभी समझौता नहीं हुआ है, सिर्फ समझौते की चर्चा से ही शेयर बाजार में तेजी लौटने लगी है। दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार कोस्पी में करीब 5% की तेजी रही। इसमें निवेशकों को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ। 12 जून को भारतीय शेयर बाजार में भी तेजी रही। सेंसेक्स 1695 अंक और निफ्टी 461 अंक बढ़ा। इससे निवेशकों को करीब 10 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। युद्ध की आग में दुनिया भर के शेयर बाजारों में 97 लाख करोड़ रुपए सुहा करने वाले निवेशकों को उम्मीद है कि अब उनके नुकसान की भरपाई हो पाएगी। मित्रों, अब बात संकट के साथ ही गोल्ड की कर लेते हैं। ईरान युद्ध के दौरान सोने की कीमतें भी चर्चा में रहीं। हालांकि इस दौरान सोने की चाल थोड़ी उल्टी रही। सामान्य तौर पर युद्ध के दौरान सोना महंगा होता है, लेकिन इस बार महंगाई और ब्याज दरों में तेजी के डर से सोने के दामों में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। इंटरनेशनल मार्केट में 10 जून को सोने के दाम 3% गिरकर करीब $4,112 प्रति औंस तक पहुंच गए। 11 जून को सोने के दामों में थोड़ी तेजी आई और इसकी कीमत $4,154 प्रति औंस हो गई। 12 जून को सोने में और तेजी दिखी, सोना $4,200 प्रति औंस तक पहुंच गया। बात भारत की करें तो भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 10 ग्राम सोने का दाम आज 1,50,675 रुपए तक रहा। MCX पर चांदी का दाम आज प्रति किलोग्राम 2,46,604 रुपए रहा। मित्रों, शांति की उम्मीद के बीच इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि क्या गोल्ड के दाम और बढ़ेंगे, क्या अभी और गोल्ड खरीदना चाहिए? मित्रों, हमने आपके लिए DNA शोधशाला में रिसर्च तैयार की। रिसर्च के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में सोने की मांग कम हो सकती है, इससे गोल्ड की कीमतों में कमी आ सकती है। अगले 1 से 3 महीनों में यदि डॉलर कमजोर होता है और ब्याज दरों में कटौती होती है तो गोल्ड के दाम स्थिर हो सकते हैं। भारत में अगर डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ तो सोने के दाम गिर सकते हैं। शादी विवाह के सीजन में बढ़ती मांग और आयात नीति का असर भी सोने के दामों पर दिखाई देगा। युद्ध खत्म हुआ तो चांदी की औद्योगिक मांग बढ़ेगी। ऐसे में चांदी की कीमत सोने के मुकाबले तेजी से बढ़ सकती है। मित्रों, यहां हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। युद्ध खत्म होने पर एयरलाइंस, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, केमिकल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर और FMCG यानी रोजमर्रा का सामान बनाने वाली कंपनियों को सीधा फायदा होगा। मित्रों, अब सवाल यह कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया, युद्ध खत्म हो गया, तो क्या दुनिया फिर से युद्ध पूर्व जैसे हालात में लौट जाएगी? इसे समझना भी बहुत जरूरी है। समझौता होने के बाद कच्चे तेल के दाम 1 से 3 हफ्तों में और कम हो सकते हैं। यह युद्ध शुरू होने के बाद से पहले वाले यानी $70 के स्तर तक तत्काल नहीं पहुंचेंगे। पेट्रोल, डीजल और LPG के दाम तत्काल नहीं घटेंगे, लेकिन इससे जुड़ी कंपनियां 8 से 10 हफ्तों में दाम घटाने की स्थिति में पहुंच सकती हैं। एयरलाइंस कंपनियां करीब 6 हफ्तों में किराया घटाने की स्थिति में आ जाएंगी। खाने पीने के सामान की महंगाई 1 से 3 महीने में कुछ कम हो सकती है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शेयर बाजार में तेजी से रिकवरी हो सकती है। मित्रों, ईरान कह रहा है कि शांति समझौते के बाद भी हॉर्मुज से परिवहन पहले की तरह नहीं होगा। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकर से शुल्क लेने की बात कह रहा है, यानी क्रूड ऑयल के दाम शायद $70 तक ना पहुंचे। लेकिन इतना तय है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हुआ तो कई मोर्चों पर राहत मिलेगी। अगले 6 महीने में दुनिया फिर 28 फरवरी 2026 जैसे शांतिपूर्ण दौर में पहुंच सकती है। मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे, हमारे देश की सुरक्षा की बुनियाद इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इतिहास में दोबारा कोई हमसे हमारी आजादी ना छीन पाए। नेताजी का मानना था कि मजबूत सेना ही राष्ट्र की सुरक्षा और प्रगति का पथ प्रशस्त करती है। नेताजी के इन्हीं विचारों पर आगे बढ़ते हुए आज भारतीय डिफेंस एजेंसी
डीआरडीओ ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया। डीआरडीओ ने 2 मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इन दोनों मिसाइल्स का कुल 3 मौकों पर परीक्षण किया गया। पहली मिसाइल एक इंटरसेप्टर है। इंटरसेप्टर उस मिसाइल को कहते हैं जो शत्रु की मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर देती है। खास बात यह कि जिस इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया गया उसकी क्षमता सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है। यह मिसाइल वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों में जाकर भी दुश्मन की मिसाइल को ध्वस्त कर सकती है। यानी दुश्मन की आईसीबीएम को भारत की इंटरसेप्टर मिसाइल उसकी उड़ान के दौरान ही नष्ट कर सकती है। आईसीबीएम ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा, लेकिन क्या आप इस शब्द यानी आईसीबीएम के सही मायने जानते हैं? तो चलिए हम आसान भाषा में आपको आईसीबीएम का मतलब भी समझाते हैं, ताकि अगली बार जब आप आईसीबीएम सुने या पढ़ें तो आपको बात समझने में कोई दिक्कत ना हो। आईसीबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एक ऐसी मिसाइल जो लंबी दूरी तय करते हुए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंच सकती है। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि एशिया महाद्वीप से दागी गई आईसीबीएम अफ्रीका के किसी हिस्से को तबाह कर सकती है। आमतौर पर ऐसी मिसाइल्स की रेंज यानी फासला तय करने की क्षमता 3 से 5,000 किलोमीटर तक होती है। आईसीबीएम मिसाइलें उड़ान भरने के बाद पहले वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में पहुंचती हैं। इस तथ्य को कुछ ऐसे समझिए कि धरती की जिस निचली कक्षा में सैटेलाइट रहती हैं, आईसीबीएम उनसे थोड़ा कम ऊंचाई तक पहुंचती है। ऊपरी वायुमंडल से ये दोबारा पृथ्वी के निचले वातावरण में आती हैं और फिर अपने टारगेट यानी लक्ष्य की तरफ बढ़ती हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारी इस जानकारी से आपको आईसीबीएम के मायने और इस मिसाइल की तकनीक समझ में आ गई होगी। डीआरडीओ ने जो टेस्ट किया है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिस मिसाइल को टेस्ट किया गया वो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह इजराइल के आयरन डोम की तरह रॉकेट आधारित प्रणाली नहीं है, जिसमें एक मिसाइल को मार गिराने के लिए कई रॉकेट दागने पड़ते हैं। डीआरडीओ ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया है वो 1 शॉट 1 किल सिद्धांत पर काम करती है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक मिसाइल से दूसरी मिसाइल को मार गिराया जाता है। अब तक दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के पास ही ऐसी क्षमता थी। डीआरडीओ के कामयाब परीक्षण ने भारत को इस विशिष्ट सूची में लाकर खड़ा कर दिया है। इस परीक्षण के लिए किसी डमी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि असली मिसाइल को टारगेट की तरह इस्तेमाल किया गया, ताकि यह पता चल सके कि असली मिसाइल को रोकने में नई इंटरसेप्टर मिसाइल कारगर साबित होती है या नहीं। सफल परीक्षण ने यह भी बता दिया कि अब भारत के पास लंबी दूरी तक मिसाइल को रोकने वाली तकनीक मौजूद है। मित्रों, भारत के मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर कहा था, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। इसका अर्थ है अगर देश के पास शक्ति है तो दुनिया की हर ताकत उस देश का सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसी ध्येय के साथ भारत के मिसाइल मिशन को कलाम साहब ने आगे बढ़ाया था। जो रास्ता कलाम साहब ने दिखाया था उस पर चलते हुए डीआरडीओ ने एक और कामयाब मिसाइल टेस्ट किया। इस टेस्ट में एक एंटी शिप यानी नौसैनिक जहाज को मार गिराने वाली मिसाइल की क्षमता को परखा गया। परीक्षण में जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया वो एक मध्यम दूरी की मिसाइल है, यानी ये 1 से 3,000 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के नौसैनिक जहाज को तबाह कर सकती है। इसे आप कुछ इस तरह समझिए, अगर गुजरात से ये एंटी शिप मिसाइल दागी जाए तो मिसाइल से सीधे कराची में खड़े पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज को नष्ट किया जा सकता है। इस टेस्ट के साथ भी डीआरडीओ ने एक और रिकॉर्ड बना लिया है। जैसा कि हमने आपको बताया, भारत की एंटी शिप मिसाइल 3,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसके बाद आती है अमेरिका की टॉमहॉक एंटी शिप मिसाइल जो 1600 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह कर सकती है। रूस की जिरकॉन मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है। चीन दावा करता है कि उसकी DF-26 एंटी शिप मिसाइल 4000 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, लेकिन आज तक चीन की इस मिसाइल का परीक्षण नहीं देखा है। यानी भारत के पास अब प्रामाणिक तौर पर दुनिया की सबसे लंबी दूरी वाली एंटी शिप मिसाइल मौजूद है। वर्तमान परीक्षण से तकरीबन 1 हफ्ते पहले डीआरडीओ ने एक और एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट किया था। इस टेस्ट में मिसाइल ने हाइपरसोनिक गति हासिल की थी। यह मिसाइल आवाज से 10 गुना ज्यादा रफ्तार के साथ उड़ी थी। मित्रों, मिसाइल का नाम रोमांचित करता है। आसमान में उड़ती हुई मिसाइल को हर कोई दिलचस्पी के साथ देखता है, लेकिन जितना रोमांच मिसाइल की उड़ान में नजर आता है उससे कहीं ज्यादा पैसा, वक्त और मेहनत एक मिसाइल को बनाने में लगती है। आप भी उस अथक प्रयास को देखिए और समझिए जिसकी वजह से एक मिसाइल बनकर तैयार होती है। अगर औसत के आधार पर अनुमान लगाएं तो एक मिसाइल का डिजाइन तैयार करने से
उसके निर्माण तक तकरीबन 6 से 8 साल तक का वक्त लगता है। अगर मिसाइल के डेवलपमेंट रिसर्च की बात की जाए तो उस पर 2 से 3 हजार करोड़ तक का खर्च आता है। रिसर्च पूरी हो जाने के बाद एक मिसाइल को बनाने की लागत 25 से 35 करोड़ के बीच बैठती है। मिसाइल की क्षमताओं की वजह से लागत में बदलाव भी आता है। एक बार टेस्टिंग पूरी हो जाने के बाद 50 मिसाइल्स के एक बैच के निर्माण में तकरीबन 3 साल का वक्त लगता है। शुरुआती चरण यानी डिजाइन से अंतिम चरण यानी निर्माण तक एक मिसाइल को खड़ा करने में 2000 से ज्यादा लोगों की मेहनत लगती है। अगली बार अगर आप टीवी पर किसी भारतीय मिसाइल को उड़ते देखें तो समझ जाइएगा कि इस मिसाइल की उड़ान की बुनियाद भारतवासियों का भागीरथ प्रयास है। मिसाइल के क्षेत्र में भारत काफी आगे बढ़ चुका है। इसके साथ ही भारत अब हवाई निगरानी के मोर्चे पर भी एक और बड़ी मंजिल हासिल करने जा रहा है। डीआरडीओ के महत्वाकांक्षी नेत्र प्रोजेक्ट अंतिम चरण में पहुंच गया है। नेत्र एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, यानी यह विमान के ऊपर लगाया गया एक रडार है। ऐसे रडार वाले विमान हवा में उड़ते हैं और दुश्मन के विमानों और मिसाइल पर नजर रखते हैं। हवाई रडार की वजह से दुश्मन के उन सैन्य संसाधनों का भी पता चल जाता है जो ऊंची पहाड़ियों के पीछे छिपाए या फिर तैनात किए जाते हैं। जमीन पर स्थित रडार ये काम नहीं कर पाता। अब तक भारत इस किस्म के रडार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब डीआरडीओ ने स्वदेशी हवाई रडार बना लिया है। खबरों के मुताबिक 26 जून को नेत्र हवाई रडार को फाइनल क्लियरेंस दी जा सकती है। अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो तकनीक के क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति से जुड़ी हुई है। मेक इन इंडिया का असर अब यूरोप में भी दिखने लगा है। फ्रांस के नीस शहर में दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक टेक और स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। भारत और यूरोप के बीच तकनीकी सहयोग के इतिहास में यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। इसमें 500 से ज्यादा यूरोपीय निवेशकों के बीच भारत की शीर्ष 120 स्टार्टअप कंपनियां शामिल हो रही हैं। इस तकनीक और स्टार्टअप महाकुंभ के जरिए भारत दुनिया को यह संदेश देने की तैयारी में है कि हम केवल सॉफ्टवेयर कोडिंग या कॉल सेंटर तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी जटिल क्षेत्रों में भी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। दुनिया की इनोवेशन कैपिटल के रूप में भारत को स्थापित करने के प्रयास में यह आयोजन कितना अहम है, ये यूरोप में भारत का गेटवे ऑफ इंडिया कैसे बन सकता है, इसे आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। मित्रों, देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा ने कहा है कि एक देश जब इनोवेशन का गढ़ बनता है तो वो केवल फैक्ट्रियां या सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा होता है, वो अपने युवाओं में यह विश्वास पैदा कर रहा होता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। देश में स्टार्टअप्स को नया आयाम देने के बाद भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। यही संदेश देने के लिए फ्रांस के नीस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो कल इस वैश्विक टेक और स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन 14 जून से 16 जून तक चलेगा। इसमें भारत के 3000 से अधिक स्टार्टअप्स में से चुने गए 120 डीप टेक स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स अपनी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें 13 प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोग अपने इनोवेशन प्रदर्शित करेंगे, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर, ग्रीन एनर्जी और बायोटेक जैसे क्षेत्रों की तकनीकें इसमें शामिल हैं। ये सारे शब्द सुनने में भले ही भारी और तकनीकी लग रहे हों, लेकिन ये आज की राष्ट्रीय प्रगति की आवश्यकता है। इसलिए इस मेगा शो का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। मित्रों, इस प्रदर्शनी में वैश्विक निवेशकों का जमावड़ा लग रहा है। इसमें यूरोप और दुनिया भर के 500 से अधिक बड़े निवेशक, वेंचर कैपिटल फर्म्स, वैश्विक कंपनियों के सीईओ और उद्योग जगत के नीति निर्माता शामिल होंगे। इस आयोजन में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास समेत भारत के 15 से अधिक शीर्ष शैक्षणिक संस्थान अपने 50 से अधिक अत्याधुनिक अनुसंधान परियोजनाओं के साथ शामिल हैं। इस आयोजन का उद्देश्य भारत को दुनिया के सामने केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि अत्याधुनिक डीप टेक और वैश्विक इनोवेशन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। भारत वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था और भावी तकनीकी क्रांतियों का नेतृत्व अपने हाथों में लेना चाहता है। दुनिया को बताना चाहता है कि भारतीय केवल आउटसोर्सिंग के लिए नहीं है, बल्कि तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार है। भारतीय इनोवेटर्स किस तरह कम लागत में वैश्विक स्तर का इनोवेशन प्रदर्शित करने के लिए फ्रांस पहुंचे हैं, उस पर हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने नीस से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है।
जो आज आपको बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। यहाँ पर देश के विभिन्न 120 स्टार्टअप को चयनित करके लाया गया है, जो 13 विभिन्न इमर्जिंग सेक्टर से हैं। भारत की तकनीक कितनी ग्लोबल लेवल पर स्ट्रांग है, कितने कम पैसे में भी आप कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी को विकसित कर सकते हैं। शब्द शब्द में भारतीय विज्ञान वीरों पर अगाध विश्वास है। भारत की तकनीक शक्ति पर यकीन है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भविष्य में भारतीयों की अगुवाई को लेकर आश्वस्त अधिकारी के दृढ़ शब्दों को सुनकर जब जी न्यूज संवाददाता प्रदर्शनी स्थल पर गए तो सबसे पहले हल्का सिलेंडर बनाने वाले विज्ञान वीर से मिले। हमारे साथ एक स्टार्टअप, इंडियन स्टार्टअप्स के 2 इंजीनियर हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। ये इन्होंने हाइड्रोजन का जो सिलेंडर है वो अलग तकनीकी से इजाद किया है। ये जो कार्बन फाइबर का वाइंडिंग करने से उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो जो हम गैस 200 बार या 350 बार में सेव करते हैं वो हम 700 बार में भी हम लगा सकते हैं। बहुत ही हल्का है। तो हाइड्रोजन ड्रोन हमारे डिफेंस के लिए, अगर ड्रोन लंबा उड़ना है तो हाइड्रोजन ड्रोन लगेगा, उधर लग सकता है। रॉकेट, रीयूजेबल रॉकेट के लिए हमने ये रॉकेट के लिए बनाया है। वहां से आगे बढ़े तो हमारे संवाददाता को एक ऐसे विज्ञान वीर मिले जिन्होंने प्रदूषण कम करने पर काम किया है। मुंबई IIT के प्रोफेसर और वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक बनाई है जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है। हमारी जो तकनीक है वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचे या फिर जो इंडस्ट्री से जो निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वहाँ सेपरेट करके उनको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के सेपरेट करके CO2 न दे। तो इसमें हम जो केमिकल बना रहे हैं वो है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। जो हम लोगों ने हवा से कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करके उसको कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और उसको एक स्वरूप इसका हम लोगों ने आईफिल टावर के रूप में दिया है। और अब हम दुनिया के पहले खरबपति का DNA टेस्ट करेंगे। ये कहानी एलन मस्क की है, जिन्होंने पैसे का इतना ऊंचा पहाड़ खड़ा कर दिया है जिसकी ऊंचाई को आज तक इतिहास में किसी इंसान ने नहीं छुआ है। एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर यानी खरबपति बन गए। यानी मित्रों, 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं उसे जरा गिनिए। 1 के आगे 12 जीरो। भारतीय रुपए के मुताबिक मस्क करीब 10 लाख करोड़ रुपए के मालिक हो गए हैं। 10 लाख करोड़ के। मित्रों, आपको आज ये जानना चाहिए कि एलन मस्क ने इतना धन कमाया कैसे, वो इतने पैसों को खर्च कहां करते हैं। खरबपति बनने के साथ साथ मस्क ने कैसे 4400 लोगों को करोड़पति बना दिया। यानी मित्रों, खरबपति मस्क पर आधारित हमारे इस विश्लेषण पर आज सिर्फ पैसों की बात नहीं होगी, बल्कि आज बात होगी 10 लाख करोड़ कमाने के पीछे के दिमाग की। आज बात होगी उस सादगी की जिसे खरबपति मस्क ने अपने जीवन में आत्मसात किया है। मित्रों, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि एलन मस्क ने खरबपति बनने का यह कारनामा किया कैसे। मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की स्टॉक मार्केट में शानदार लिस्टिंग हुई और बाजार में पहले ही दिन स्पेसएक्स के शेयरों में 19% का उछाल आ गया। शेयर मार्केट में पहले ही दिन स्पेसएक्स के शानदार प्रदर्शन से एलन मस्क की संपत्ति रातों रात कई गुना बढ़ गई। स्टॉक मार्केट में स्पेसएक्स की लिस्टिंग से पहले मस्क की कुल संपत्ति 80,000 करोड़ थी, लेकिन लिस्टिंग के बाद यह अचानक बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गई। यानी मित्रों, आपने मशहूर टीवी क्विज शो में सुना होगा, आप अगर 1 करोड़ की धनराशि जीत जाएंगे तो क्या करेंगे। लोग कहते हैं घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, लोग इस तरीके की अलग अलग इच्छाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मस्क अपनी निजी विलासिता पर पैसे खर्च नहीं करते हैं। वो महंगे घर, कार, प्लेन नहीं खरीदते हैं, बल्कि वो अपने इस मुनाफे या शेयर को बैंक से लोन लेने के लिए गारंटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बैंक से नया लोन लेकर वो उस पैसे को अपनी ही नई कंपनियों में दोबारा निवेश करते हैं, नई तकनीक पर काम करते हैं, नया रॉकेट बनाते हैं, मंगल ग्रह पर जाने के अपने सपनों के और करीब जाने का प्रयास करते हैं। मस्क के इसी मॉडल ने उन्हें मिलेनियर से बिलेनियर और बिलेनियर से ट्रिलियनियर बनाया है। और यह सफर उन्होंने किस रफ्तार से तय किया है, आपको यह देखना चाहिए। साल 1999 में जब मस्क 27 साल के थे, तब उन्होंने अपनी पहली कंपनी Zip2 को बेचा था। इससे उन्हें $22 मिलियन मिले, यानी वो मिलेनियर बने थे। साल 2012 में उन्होंने अपनी कंपनी पेपाल को बेचा और टेस्ला स्पेसएक्स की शुरुआती कामयाबी के बाद मस्क पहली बार
फोर्ब्स की बिलियनियर्स लिस्ट में शामिल हुए। मिलेनियर से बिलियनियर बनने में उन्हें 13 साल का समय लगा और अब 14 साल बाद यानी 2026 में वो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। यानी मस्क मात्र 13 से 14 साल में अपनी संपत्ति को 1000 गुना बढ़ाते चले जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, इतना पैसा कमाने में कितनी मेहनत और लगन लगती है, आप ये भी जानना चाहते होंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि मस्क की दिनचर्या क्या है, लेकिन ये जानने से पहले आपको मस्क की मौजूदा संपत्ति से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़े जानने चाहिए। मस्क के पास जितनी संपत्ति है उतना दुनिया के 174 देशों की संपत्ति नहीं है। अगर एलन मस्क एक देश होते तो दुनिया की 22वीं सबसे बड़ी जीडीपी होते। अगर एलन मस्क अपनी सारी संपत्ति दुनिया में बांट दें तो धरती पर मौजूद हर व्यक्ति के हिस्से में 12,000 रुपए आएंगे। डीएनए मित्रों, अगर मस्क अपनी संपत्ति अपने 14 बच्चों में बराबर बांट दें तो उनके बच्चे इस वक्त दुनिया के 29वें सबसे अमीर व्यक्ति होंगे। सोचिए, मस्क आज इतने अमीर हो गए हैं कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति यानी गूगल के फाउंडर लैरी पेज से 3 गुना ज्यादा अमीर हैं। मस्क के पास इतने पैसे हैं कि वो 77 परमाणु क्षमता वाली वॉरशिप खरीद सकते हैं, यानी अपनी खुद की परमाणु क्षमता से लैस नेवी खड़ी कर सकते हैं। डीएनए मित्रों, अगर मस्क आज से हर दिन 1 करोड़ रुपए खर्च करना शुरू कर दें तो उन्हें $1 ट्रिलियन खर्च करने में 25,000 साल लग जाएंगे। आज हमने डीएनए की शोधशाला में आपके लिए अमीरी से जुड़ी ऐतिहासिक रिसर्च भी तैयार की। इस रिसर्च में हमने मुगल बादशाह अकबर, मंगोल के शासक चंगेज खान से लेकर कई ऐतिहासिक पात्रों के धन की तुलना एलन मस्क की अमीरी से की है, ताकि पता चल सके क्या अकबर जैसे बादशाह से भी मस्क अमीरी में आगे निकल गए हैं या पीछे ही हैं। डीएनए मित्रों, मंगोल के शासक चंगेज खान की कुल संपत्ति आज के मूल्य के हिसाब से 120 ट्रिलियन डॉलर आंकी जाती है, यानी मस्क से करीब 120 गुना ज्यादा। चीन के सोंग साम्राज्य के सम्राट शेनजोंग की कुल संपत्ति 30 ट्रिलियन डॉलर आंकी जाती है, यानी एलन मस्क से 30 गुना ज्यादा। मुगल सम्राट अकबर भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। उनकी कुल संपत्ति 20 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है। सोवियत संघ के लीडर जोसेफ स्टालिन भी 60.5 ट्रिलियन डॉलर के मालिक थे। पहले रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर की कुल संपत्ति का आकलन करीब 5 ट्रिलियन डॉलर किया जाता है। लेकिन यहां एक बात नोट करने वाली है, इस लिस्ट में सभी व्यक्ति शासक या सम्राट थे, लेकिन एलन मस्क एक उद्यमी है। उन्हें यह संपत्ति विरासत में नहीं मिली है, उन्होंने अपने दम पर 1 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है। इन सभी शासकों और मस्क में एक और बहुत बड़ा फर्क है। जब तक इन शासकों ने राज किया तब तक इनके सामने कोई और व्यक्ति धनवान नहीं हो पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त मस्क खरबपति बने, ठीक उसी वक्त उनकी कंपनी स्पेसएक्स के 4,400 कर्मचारी भी करोड़पति बन गए। अगर आप सोच रहे हैं कि मस्क ने अपनी तिजोरी खोलकर कर्मचारियों में पैसे बांट दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे स्पेसएक्स की सालों पुरानी एक खास रणनीति थी। स्पेसएक्स ने अपने शुरुआती दिनों में अपने कर्मचारियों को मार्केट रेट से कम सैलरी दी, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को सैलरी और बोनस के बदले कंपनी के शेयर्स दिए। और अब जब शेयर मार्केट में लॉन्च होने के बाद स्पेसएक्स के शेयर्स की वैल्यू बढ़ी, तो मस्क के 4,400 कर्मचारी रातों रात करोड़पति बन गए। इनमें से एक तो कंपनी में वेल्डिंग का काम करता था। उन्हें साल 2015 में 1,500 रुपए प्रति घंटे की सैलरी मिलती थी, लेकिन अब उनके शेयर्स की वैल्यू 8 करोड़ रुपए के करीब है। डीएनए मित्रों, खुद को खरबपति और अपने कर्मचारियों को करोड़पति बनाने वाले मस्क मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बनाने का सपना देखते हैं। इस सपने को हकीकत में उतारने के लिए उन्होंने अपनी जीवन को झोंक दिया है। आज आपको एलन मस्क की कार्यशैली को भी समझना चाहिए, उनका काम करने के फॉर्मूले को भी समझना चाहिए। एलन मस्क 5 मिनट टाइम बॉक्सिंग फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन मस्क इन 24 घंटों को 5-5 मिनट के स्लॉट में बांटते हैं। ईमेल देखना, मीटिंग करना, खाना खाना, तैयार होना, हर चीज 5 मिनट में खत्म करना होता है। समय की इसी पाबंदी ने उन्हें इतना कम समय में करोड़पति से अरबपति और अब खरबपति बना दिया है। डीएनए मित्रों, एक अनुमान के मुताबिक आज मस्क के पास इतना पैसा है कि वो अमेरिका के पॉश शहरों के पॉश इलाकों में 25 लाख से ज्यादा आलीशान घर खरीद सकते हैं। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि मस्क 400 वर्ग फुट के एक छोटे से घर में रहते हैं।
साल 2020 में मस्क ने कसम खाई थी कि वो अपनी सारी अचल संपत्ति बेच देंगे। उन्होंने कैलिफोर्निया के अपने सभी 7 आलीशान बंगले बेच दिए और वो टेक्सास में स्पेसएक्स स्टारबेस के पास एक बेहद साधारण से घर में रहने लगे। मस्क जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत मात्र 41 लाख रुपए है। मित्रों, मस्क अकेले नहीं है जो इस तरीके की सादगी पसंद करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक खास ट्रेंड देखने को मिला है। अपनी ऊर्जा और समय को छोटी छोटी चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इसे मनोविज्ञान में डिसीजन फटीक यानी कि निर्णय की थकान कहा जाता है। जैसे मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग हर दिन एक ही तरीके की ग्रे टी शर्ट और जीन्स पहनते थे। उनके पास एक ही रंग के दर्जनों टी शर्ट्स हैं ताकि सुबह कपड़े चुनने में समय बर्बाद ना हो। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी हमेशा ब्लैक शर्ट, ब्लू जीन्स और न्यू बैलेंस जूते ही पहनते थे। उनका भी यही मानना था कि कपड़े चुनने जाने से काम जो है उसमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अमेरिकी बिजनेसमैन वॉरेन बफेट भी आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में सिर्फ $31,000 में खरीदा था। वो रोज सुबह ऑफिस जाते समय मैकडोनल्ड से अपना नाश्ता खरीदते हैं जिसकी कीमत $4 से कम होती है। यानी मित्रों, ऐसी ही सरलता और सादगी के साथ जीने वाले एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। लेकिन दुनिया के इकलौते खरबपति एलन मस्क ने ही पैसे को लेकर कहा था, जिस किसी ने भी कहा है कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, उसने बिल्कुल सही बात कही थी। मित्रों, धन के मामले में एलन मस्क सबसे अमीर हैं, लेकिन मानवता में सबसे अमीर भारतीय है। इसे प्रमाणित किया है 47 साल के भारतीय नागरिक विपिन कुमार ने। उन्होंने पूरी दुनिया को भारत और भारतीयता का मतलब बताया है। मानवता ही भारतीयता है। रोमानिया में विपिन कुमार को 4 जून को सम्मानित किया गया। विपिन कुमार पेशे से निर्माण मजदूर हैं। उन्हें निर्माण से जुड़े किसी काम के लिए सम्मानित नहीं किया गया। उन्हें सम्मानित किया गया मानवता की सेवा के लिए, वसुदैव कुटुंबकम की भावना के लिए, अपनी जान जोखिम में डालकर एक बच्ची को बचाने के लिए। मित्रों, आप मेरी बाईं तरफ जो वीडियो देख रहे हैं वही विपिन कुमार के सम्मान की वजह है। वीडियो में हाथों को लेटकर आगे बढ़ते हुए विपिन कुमार दिख रहे हैं। वो मिट्टी नहीं, बर्फ पर रेंग रहे हैं। वो हाथ के बल चलकर पानी में जाते हैं और वहां एक बच्ची को उठाते हैं। 5 साल की ये बच्ची बर्फ से फिसलकर झील के पानी में गिर गई थी। तापमान 0 के नीचे था। करीब 30 मिनट तक विपिन बर्फीले पानी में डूबे रहे और बच्ची को बचाने के लिए उसे हाथ में उठाकर पानी से ऊपर थामे रखा। 30 मिनट तक विपिन 0 से नीचे के तापमान में पानी में ठिठुरते रहे। क्यों? क्योंकि एक मासूम बच्ची की जान बचानी थी। रेस्क्यू टीम 30 मिनट बाद मौके पर पहुंची और विपिन के साथ बच्ची को निकाला। ठंड से विपिन के दोनों हाथ हाइपोथर्मिया के शिकार हो गए, लेकिन इलाज से उन्हें बचा लिया गया। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। विपिन ने इसी भाव से 5 साल की बच्ची की जान बचाई। जिस बच्ची के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी, उसे वो जानते तक नहीं थे। जब उनसे पूछा गया कि आपने एक बच्ची को बचाने के लिए इतना जोखिम क्यों उठाया, तो उन्होंने कहा कि मेरी भी एक छोटी बेटी है। यही वसुदैव कुटुंबकम वाला विराट भाव है। सोचिए, 18 डिग्री तापमान में लोग कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन विपिन कुमार एक बच्ची को बचाने के लिए आधे घंटे 0 से नीचे के तापमान में बर्फीले पानी में खड़े रहे। बच्ची को बचाने के लिए रोमानिया में विपिन कुमार को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में भारत के राजदूत भी मौजूद थे। रोमानिया की तरफ से विपिन कुमार को मानद नागरिकता दी गई है। यह बहुत बड़ा सम्मान है। रोमानिया में मानद नागरिकता बहुत महत्वपूर्ण और दुर्लभ सम्मान है। विदेशियों को रोमानिया या उसके नागरिकों के प्रति विशेष बहादुरी के लिए यह सम्मान दिया जाता है। मानद नागरिकता से सम्मानित व्यक्ति रोमानिया में रह सकता है, काम कर सकता है, संपत्ति खरीद सकता है। विपिन जून 2025 से रोमानिया में रह रहे हैं। बच्ची की जान बचाने के बाद रोमानिया में उन्हें हीरो का दर्जा मिला है। वो नायक बनकर उभरे हैं। मित्रों, विपिन कुमार जैसे लोग दुनिया में भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन उनकी बहादुरी की अनदेखी कर दी जाती है। ऐसी सकारात्मक कहानियां वैश्विक मीडिया में सुर्खियों से दूर रह जाती हैं। वो जो पश्चिमी मीडिया में बैठे हुए लोग हैं ना, और हमारे देश में कुछ बैठे हुए लोग हैं, उन्हें हमारे देश में बहुत ज्यादा बुराइयां दिखती हैं। हमेशा दिखता है कि हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है ना, विपिन कुमार जैसे लोग, जो निर्माण मजदूरी में लगे हुए लोग हैं, वो बताते हैं कि भारतीयता क्या होती है और भारतीय क्या होते हैं। वैश्विक मीडिया वसुदैव कुटुंबकम जैसे विराट भाव को महत्व नहीं देता। उसे भारत और भारतीयों का सकारात्मक पक्ष नहीं देखना। उसे क्या देखना है?
आज इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हम आपसे सिर्फ ये आग्रह करेंगे कि ग्लोबल मीडिया की सेलेक्टिव आईने और दिखाने वाली सोच की अनदेखी कीजिए। विपिन कुमार और उनके जैसे भारतीयों की खबर को सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और कल हमने सोशल मीडिया पर कहा था, नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा बढ़ाई जाती है, एक दूसरे के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन विपिन कुमार जैसे लोग भारत में ट्रेंड नहीं करते हैं। मित्रों, भूदान आंदोलन के जनक और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता विनोबा भावे ने कहा है कि साथ बैठकर भोजन करना केवल पेट भरना नहीं, हृदयों को जोड़ना भी है, यानी दिलों को जोड़ना है। भारतीय संस्कृति में भोजन सिर्फ भूख मिटाने का साधन नहीं, परिवार की एकजुटता, मजबूती और खुशहाली का भी प्रतीक है। भारतीय परिवारों में एक साथ भोजन करना आदर्श माना जाता है। इससे दिल जुड़ते हैं और जो अकेले खाते हैं वो सेहत और आर्थिक दोनों तरीके से नुकसान में रहते हैं। यही बात अब रिसर्च में साबित हो गई है। अब इस खबर को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मानव विज्ञानी रिचर्ड रैंघम के अनुसार मानव सभ्यता का विकास सामूहिक रूप से खाना पकाने और साथ बैठकर खाने से जुड़ा रहा है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में इस पुरातन परंपरा को कमजोर कर दिया। इसकी गवाही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के आंकड़े दे रहे हैं। मित्रों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक खुशहाल जीवन के लिए एक हफ्ते में 13 बार, फिर से नोट कर लीजिएगा अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, खुशहाल जीवन के लिए एक हफ्ते में 13 बार दूसरों के साथ भोजन साझा करना आदर्श माना गया है। लेकिन अमेरिका में लोग औसतन एक सप्ताह में केवल 8 बार ही भोजन दूसरों के साथ साझा करते हैं। 2023 में लगभग हर 4 में से एक अमेरिकी ने पूरे दिन का खाना अकेले खाया। यह 2003 की तुलना में करीब 53% अधिक है। मित्रों, बदलती जीवन शैली का असर यह है कि अमेरिका में 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं में अकेले खाने की प्रवृत्ति 80% बढ़ गई है। 67% जो लोग हैं वो 63% जेनजी हैं, वो नियमित रूप से फूड डिलीवरी पर निर्भर है, यानी ये घर पर भोजन नहीं बनाते। इनमें से ज्यादातर अकेले भोजन करते हैं। अकेले भोजन करने की प्रवृत्ति कैसे खुशहाली पर असर डालती है, ये हम आपको बता चुके हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स की हमने आपसे बात की, लेकिन अब बात कर लेते हैं डीएनए में आज के संदेश की। समय का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जीवन में कुछ जीते दौड़कर नहीं मिलती है, वो रुककर, समझकर और कुछ चीजें छोड़कर मिलती है।